कि क्लाइमेट क्या है वो तो हमको पता ही होगा, ठीक है ना। एक हिंदी में उसको कहते हैं जलवायु, और एक है वो शब्द मौसम। मौसम जो आज का है, हम कह रहे हैं ना आज बहुत गर्मी है, आज मौसम बहुत गर्म है, बट दूसरा क्या है जलवायु, उसको क्या बोलेंगे? क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब कि किसी भी जगह में एवरेज जो मौसम रहता है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं। लिसन फर्स्ट, लिसन टू मी, व्हेन आई आस्क यू देन यू स्पीक, हाँ ओके। सब लोगों को बताना है ना। तो जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में क्या होता है, 3 मौसम आते हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है और फिर बारिश आती है। और ये पैटर्न जो है बहुत 20 या 25 साल तक ऐसा ही रहे, तो हम कहते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो मिक्स है, मौसम जो है, वेदर जो है वो मिक्स है। इट्स समटाइम इन विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड, समर में बहुत हॉट हो जाता है जैसा कि अभी हो रहा है, और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। सो ये एक सेट पैटर्न है ना। जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं कि 30 जून को जो मानसून है वो केरल के कोस्ट पे आ जाएगा, यानी जो बारिश का मौसम है जो शुरू होगा वो केरल में 30 जून को हमेशा आ जाता है, फिर जून को वहाँ आता है, फिर जुलाई तक हम देखते हैं 30, 20, 25 जुलाई तक पूरे इंडिया में फैल जाता है। ओके, तो ये एक पैटर्न बना हुआ है। लोग शर्त लगाते हैं वहाँ पे कि 30 तारीख को बारिश होगी कि नहीं होगी, वो इतना सेट पैटर्न है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो सारा गड़बड़ हो रहा है। जब बारिश होनी चाहिए तो गर्मी पड़ रही है, जब गर्मी होती है तो ठंड हो रही है। और इस बार हम देखते हैं जो सर्दी का मौसम था हमारा सर्दी का मौसम अप्रैल मार्च तक होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बारी मार्च में इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी। तो ये क्यों आ रहा है? इसका मतलब कि हमारा जो वेदर का जो क्लॉक है, जो सर्कल है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। सर्दी में गर्मी हो जाती है, गर्मी में सर्दी हो जाती है। तो इससे नुकसान क्या होगा? अर्थक्वेक थोड़ी आता है। नो, अर्थक्वेक इज नॉट रिलेटेड विद क्लाइमेट चेंज। फ्लड, सो अर्थक्वेक एंड फ्लड में फर्क है कि नहीं? फ्लड इज ऑल्सो वेरी नेचुरल। जब बारिश होगी तो फ्लड आएगा ही, है ना। ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग इज द रीजन फॉर दिस चेंज ऑफ दिस क्लाइमेट। दिस इज वन इम्पैक्ट। सबसे पहला हमारे को खाने की दिक्कत आएगी। अभी हमारी फसलें कैसे होती हैं, उसका एक पैटर्न है। गेहूं को हम कब लगाते हैं? सर्दियों में लगाते हैं। और कटाई कब करते हैं? जब गर्मियां शुरू होती हैं। अब मान लो आपकी सर्दियां जो है ना, वो सर्दियां आई नहीं। अभी 5-6 साल पहले हुआ था कि दिसंबर तक गर्मी हो रही है, तो आप अपनी क्रॉप कब लगाओगे? गर्मी तो आई नहीं। तो क्या होगा कि गेहूं की क्रॉप के लिए हम देखते हैं कि हमको ठंडा टेम्परेचर चाहिए, उसकी जर्मिनेशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। और जब उसमें फ्लावरिंग होता है, फ्रूटिंग होता है, जब वो पक जाता है, उस वक्त हमको गर्मी चाहिए, क्योंकि वो बीज सूखेगा, फिर हम उसकी कटाई करेंगे। अब मान लो कि सर्दी जो है वो लंबी हो गई, हमको अब मार्च अप्रैल में उसकी कटाई करनी है, लेकिन मार्च में अप्रैल में ठंड पड़ रही है, तो आपका गेहूं पकेगा नहीं, यानी कि हमारी जो प्रोड्यूस है वो बहुत कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हमको ऐसे बीज लगाने पड़ेंगे जो जल्दी से मैच्योर हो जाए, उसके लिए हमको रिसर्च करनी पड़ेगी। यानी कि हमारा जो जमा जमाया सिस्टम था हमारा एग्रीकल्चर का, हमारी हेल्थ का, जैसे कि बीमारियां ज़्यादा कब आती थी? जब बारिश होती है या जब मौसम बदलता है। पर अब मौसम में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आते हैं, तो बीमारियों का पैटर्न जो है वो पूरे साल भर चलेगा। दूसरी बात, अभी तुमने क्या बोला कि ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, ठीक है। तो पानी जो है, जो बर्फ़ में हमारे पोल्स रीजन पे या ग्लेशियर में जो इकट्ठा था,
वो जब मेल्ट होगा तो क्या होगा, वो पानी कहाँ आएगा, रिवर्स में आएगा, रिवर्स से समुंदर में जाएगा, ठीक है, और समुंदर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो यानी कि जो 33% पूरे वर्ल्ड में लोग हैं कोस्टल एरिया में रहते हैं, तो अगर उनके घरों में पानी घुस जाएगा, यानी समुद्र का जो लेवल है अगर वो बढ़ जाएगा, दैट मीन्स द वाटर इज एंटरिंग इनटू द रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है, तो उनको हमको दूसरी जगह में सेटल करना पड़ेगा। सो नाउ वी आर कॉलिंग दैम ग्लोबल वार्मिंग रिफ्यूजीज। ठीक, तो पहली दिक्कत क्या आई, हमारे एग्रीकल्चर पे आएगी, ठीक है, दूसरा हमारा हेल्थ पे आएगा, तीसरा जो है हमारा ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इसको हम कहाँ पे सेटल करेंगे, हमारे पास जगह ही नहीं है। तीसरा, अभी क्या हुआ है कि जो ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रोब्स ट्रैप्ड थे, ठीक, जिसकी इम्यूनिटी हमारे शरीर में अभी डेवलप नहीं हुई है। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि जब वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, नए बैक्टीरिया, वायरसेस, तो उससे क्या होगा कि हमको नई किस्म की बीमारियां लगनी शुरू हो जाएगी जिसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। जैसे अभी कोरोना का एक्सपीरियंस है ना, सब लोगों को घर में बैठना पड़ा था 2 साल तक, पूरा इकनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, फिर लोगों को खाना कैसे खिलाया जाए ये दिक्कत आई, आपने देखा कितनी किस्म की प्रॉब्लम आई थी, एंड दैट वाज ए न्यू वायरस जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था कि वो कैसे बॉडी में पेनिट्रेट करेगा, क्या उससे नुकसान होगा, और उसका ट्रीटमेंट हमारे पास कुछ भी नहीं था। ओके, सो दैट मीन्स कि अब और अभी तो एक कोरोना आया था, अभी पता नहीं कितने और ऐसे वायरसेस हो सकते हैं जो कि पैथोजेनिक इन नेचर होंगे, मतलब जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उनको डील हम कैसे करेंगे। सो दैट मीन्स इज गोइंग टू बी ए डिजास्टर। और इन सब का ये जो इम्पैक्ट हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना है जैसे कि तूफान, चक्रवात, हाँ, वो बहुत आ रहे हैं अभी। आपने देखा होगा ना कि हरिकेन और फ्लड, ये जो जिसको हम एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना कहते हैं, अर्थक्वेक नहीं, अर्थक्वेक इज नॉट रिलेटेड विथ क्लाइमेट चेंज। ओके, हाँ, those are natural but they are responsible for causing global warming, earthquake, yes, बहुत सारा जो गैसियस जो सब्सटेंस है जो नीचे होता है, वोल्केनो इरप्शन एंड अर्थक्वेक, यानी कि आपका जो बहुत सारा जो मटेरियल है इट कम इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, फिर क्या होगा कि आपका एक लेयर बन जाता है उसमें, सो यू आर नॉट अलाउइंग लाइट टू एंटर इनटू दैट, और जो लाइट आ गई उस वो जो वापस ऊपर जाती है इट इज़ ट्रैप्ड, तो ये वार्मिंग हो गई। सो दैट दी जो लोकल टेम्परेचर है दैट विल बी इंक्रीज्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, सो इसका रीज़न क्या है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग। इज इट नेचुरल, climate change or global warming is natural, or it is a man-made? Okay, कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं it's a man-made, और कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये natural है? Okay, why you are saying it is natural? Just tell me. हाँ, remove your mask. Yes, you. Yeah. Mic दे दे इनको जरा. Why you are saying it is natural? This is not the answer. Okay, who can tell me? Who say that this is a natural? Yes. Sir, I want to say that the global warming is natural because in the global warming, basically the glaciers get melted and glaciers are actually natural. And so when the glaciers are melted, so the global warming takes place. The heat of the sun is scorching and it increases, so it's a natural thing. But No. Yeah, give the mic.
when you say it's natural, then glaciers are melting not by their own. So global, What do you mean by natural? So I'm not at all like with. Okay, it's being I'll tell you. natural. Okay, no, I'll give you. There are two viewpoint on that. One is like जो AICP की जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो बोलती है दिस इज़ अ मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. बट देयर आर अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जो जियोलॉजिस्ट है. जियोलॉजिस्ट पता है क्या करते हैं? उनका काम क्या है? दे स्टडी रॉक्स. सो वो बोल रहे हैं कि दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस. But sir, if it was a cyclic process, then the weather system and the climatic system wouldn't be harming by itself. Okay, I'll tell you. We'll come because ये जो अपने हिस्ट्री पढ़ा है जहांगीर के टाइम में दिस वाज अ पीरियड व्हेन द ग्लोबल डिमिंग वाज हैपनिंग. मीन्स दी जो एवरेज टेम्परेचर है वो कम हो रहा था एंड दिस इज़ नॉट वेरी ओल्ड. सो ग्लोबल डिमिंग जो है वो पैचेस में कई जगह पे होता रहता है. दिस इज़ द रीज़न ऑफ व्हाट द जियोलॉजिस्ट इज सेइंग. फिर हमारा जो इंटरप्लेनेटरी मोशन है उसकी वजह से भी होता है. सन की एक्टिविटी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है. या सर जैसे आपने जहांगीर का एग्जांपल दिया सर, ऐसे ही एक्चुअली आई एग्री विद दिस सर. सैलम मैसाचुसेट्स में भी हुआ था ये सर 1920 के आसपास सर. बट जहाँ तक इसका कनेक्शन आता है ये नेचुरल होने का सर, इसको पूरे ग्लोबली नहीं करना चाहिए था सर. लाइक yes, बैठो अभी we are coming to that. So that means to some extent it is a natural process also. But अभी क्या है जब naturally होता है so it take a very long time. है ना? So by that time the life form on earth is able to adapt to that change because that is very slow. But now what is happening, this change is so sudden and very fast, not giving us enough time to adopt to that change. तो उससे क्या हो रहा है? We are losing on biodiversity. बहुत सारा more than मतलब 100 से ज़्यादा species जो है वो एक महीने में they are vanishing. Means they are just extinct. मतलब वो ख़त्म होती जा रही है because they are not able to cope up with this change. And another reason is कि this change is not natural. It is a man-made. Okay, so that we will try to understand through this presentation, and then what measures we should take. अभी क्या है कि now this is a reality. हमने क्या किया है कि अब रॉकेट छोड़ दिया है, अब वो वापस नहीं आएगा. तो हमें इस चेंज जो हो रहा है इसके साथ हमको रहना सीखना पड़ेगा. Now it's a reality. We have to accept that. And it is this change is very fast. So that means human beings has to take the help of science and technology to cope up with this. और वो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा. And that's why we are trying to understand that climate change and global warming, not for writing an essay for exam, because we have to live on this planet Earth and with a quality of life. अब ऐसा नहीं होगा कि 2 साल हमने देखा जब कोरोना पेंडेमिक था हमने लाइफ को जिया, बट वॉज इट ए क्वालिटी लाइफ? व्हाट यू कॉल इट? नो. सो अगर ऐसा पूरे साल भर गर्मी होगी इंडिया में, सो देन व्हाट विल हैपन? हमारा जो प्रोडक्टिव टाइम है, हमारा जो वर्किंग आवर्स है, हम जो काम करेंगे वो सारा क्या होगा? इट विल बी रिड्यूस्ड. इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी. हाँ, खाने के लाले पड़ जाएंगे. पूरा कंट्री में सिविल वॉर हो सकता है. लूट खसोट होने लगेगी. जिसके पास ज़्यादा है या जिसके पास है दूसरा आदमी छीन के ले जाएगा. पूरा सिविल डिसऑर्डर हो जाएगा. सो दीज आर द सिचुएशन. बट ये एक नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इसमें एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है जो आप क्लासरूम में भी पढ़ते हो. कैन यू ऑब्जर्व इट एंड टेल मी विच प्रोसेस इज गोइंग ऑन?
where we can link it with the existing scenario of climate change and global warming. यहाँ पे क्या हो रहा है? So what is this process is called? What the nature is doing? Decomposing से मतलब क्या हुआ? Decomposing के बाद क्या होगा? It will go back to the nature, basic element में. So that means nature is doing recycling through various process. Here it is using microbes and this fungus. क्या होगा कि इसका जो बोलते हैं ना, हमारा शरीर किस चीज़ का बना है? मिट्टी का कंपोजिशन और हमारी बॉडी का कंपोजिशन इज सेम. वी हैव ऑल मिनरल्स, कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, एवरीथिंग इज विद अस, जो सॉइल में होता है. सो ये प्रोसेस से इट इज गोइंग बैक टू द नेचर. ओके, सो दैट मीन्स कि नेचर से जो आया था इट हैज़ गॉन बैक टू द नेचर. इट हैज़ नॉट बीन स्टॉप्ड. वो जो रिसाइकलिंग का जो चेन है वो कंटिन्यूसली इट्स गोइंग ऑन. इट हैज़ नॉट बीन स्टॉप्ड बिकॉज ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है. ओके, बट अगर इसके बदले नेचर ने, आपने देखा ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बनाया जो डिकम्पोज नहीं होता, या जिसके लिए डिकम्पोजिशन के लिए उसने एक प्रोसेस जो है वो इन्वेंट नहीं कर रखा. कोई चीज़ है ऐसी जो लिविंग है, और वो गीता में लिखा है ना, जो जीवित है वो एक दिन मरेगा. इफ देर इज ए लाइफ इट विल कम टू एन एंड वन डे. ओके, दैट मीन्स कि जो लाइफ बनी, हम लोग जब छोटे होते हैं और अभी इतने बड़े हो गए, हम खाना खाते हैं, उस खाने में एक्चुअली है क्या? न्यूट्रिशन इज कमिंग फ्रॉम द सॉइल. चाहे वो फ्रूट फॉर्म में खा रहे, आप डायरेक्टली मिट्टी नहीं खा सकते. यू आर टेकिंग फ्रूट, यू आर टेकिंग वेजिटेबल, यू आर टेकिंग ग्रेन्स. सो अगर वो प्रोसेस को हम रोक दें तो क्या होगा? नेचर हैज़ नॉट मेड एनी मॉलिक्यूल विच इज़ नॉट डिकम्पोजेबल, बट हमने अपनी बुद्धि लगा के, विसे वी आर डूइंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी मेड सच मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट डिकम्पोजेबल और टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम. And one example is plastic. What about that cement? ये concrete जो है ये पूरा. So this material was in a free ionic form earlier, but we made it into a such a complex molecule कि जो decompose नहीं होता है, और होता है तो it take very very long year. So nature का एक process हमने in the name of development we have halted that. है ना? तो आपने स्कूल में अपनी किताबों में पढ़ा है, वी हैव टू अडॉप्ट द इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. वो क्या होता है? दोज आर ओनली दोज प्रैक्टिसेस वेयर यू आर नॉट हार्मिंग द नेचर, यू आर नॉट हार्मिंग एनी प्रोसेस, और यू आर नॉट, यू मीन्स लाइक curtailing any natural process. Okay, so whenever we allow this process going on, I think हमारा जो अर्थ का जो सिस्टम है वो मेंटेन रहेगा. कैन वी गो टू द नेक्स्ट वन सतीश? ओके, सो सस्टेनेबिलिटी मतलब हमको सीखना पड़ेगा कि जो काम हम कर रहे हैं क्या उससे नेचर को नुकसान तो नहीं हो रहा. ये एक इसका लेसन है जो हमको लेके घर जाना है आज. अगर वो नुकसान नहीं कर रहे तो जो ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम जो शुरू हो गई है, जो अभी एकदम से ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आगे ना बढ़े, जितना है वहाँ पे हम उसको फ्रीज कर दें, ये हमें अभी करना होगा. ओके, सो ये हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन है, चाहे आप गांव में हैं चाहे शहर में है, दिस इज़ द सिचुएशन. वी हैव प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ इनऑर्गेनिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. लेकिन गांव में हम जाते हैं, अभी भी उधर लाइफ थोड़ा बेटर है. बट वर्स्ट पार्ट इज़ अवर सिटीज़, जहाँ पे हमारा मैक्सिमम आर्टिफिशियल मटेरियल और मॉलिक्यूल हम यूज़ करते हैं. वहाँ पे हम देख रहे हैं वो इवन फॉर एनर्जी ऑल्सो दे आर मेकिंग दैट काउ डंग केक. हाँ, उससे जो ऐश बचता है वो दोबारा से खेत में चले जाता है. इट इज़ एक्टिंग एज ए मिनरल. ओके, सो उसको रॉ फॉर्म में भी मैन्योर हो सकता है, और जलने के बाद जो उसका ऐश है दैट इज़ ऑल्सो यूज एज ए मैन्योर. सो दे आर स्टिल फॉलोइंग दैट प्रोसेस.
बट हम लोग यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ दोज मटेरियल। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप सब बर्थडे मनाते हो, ठीक है ना, एंड यू आर गेटिंग लॉट ऑफ गिफ्ट्स, ओके, और गिफ्ट में क्या होता है, पहले एक बड़ा कलरफुल पेपर होगा, उसके ऊपर रिबन से बांधा होगा, देन देयर इज अ डब्बा, फिर डब्बे के अंदर जो गिफ्ट है वो एक बहुत टिश्यू पेपर जैसे पेपर में पैक होगा, एंड देन फाइनली यू आर हैविंग दैट योर गिफ्ट, ओके। और जब सब मेहमान गए, इमीडिएटली फर्स्ट क्या होता है, व्हाट पीपल यू डू, अनरैप कर देते हैं, और घर में कितना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, ओके। सो वो जो वेस्ट है, दैट मीन्स टू मेक दैट वेस्ट वी हैव यूज्ड नेचुरल मटेरियल, वी हैव यूज्ड एनर्जी, जस्ट सिट डाउन, I'll talk to you, ओके। वो जो आपका जो अनरैप किया आपने, चाहे प्लास्टिक है, पेपर है या मेटल शीट है, उसको बनाने में बहुत सारा एनर्जी लगा, लेकिन वो एनर्जी का कोई हमने प्रोडक्टिव यूज नहीं किया। नाउ इट बिकम ए गार्बेज, और उसको गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करने का मेनली हम देख रहे हैं कि हमारे अर्बन एरिया में कोई बहुत अच्छा मैकेनिज्म नहीं होता है। दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी हैज कम, वेयर वन ऑफ इश्यू इज हाउ टू dispose of the garbage or the waste which will be generated every day, okay। next can we go to the next one, okay। और आगे चलिए, इसको छोड़ देते हैं, और आगे और आगे और आगे, या नाउ लुक एट द अर्थ। ये अभी पूरा यूनिवर्स में दिस इज द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ इज एग्जिस्टिंग, हमारा नॉलेज यही बोलता है। अभी और किसी प्लैनेट पे, क्योंकि हमारा जो विनस है वो ट्विन प्लैनेट उसको हम बोलते हैं, बट देर इज़ नो लाइफ, हाँ, देर इज़ नो लाइफ देयर। उसका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो गया है पूरा, इट इज़ कवर्ड विद द टॉक्सिक वेपर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। सो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल देयर, ऑर्गेनिक लाइफ तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो एंड अर्थ इज़ ए वेरी क्लोज सिस्टम ना, इसीलिए मैंने कहा ना जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो होना ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ लाइट आती है, बाकी और कोई मटेरियल नहीं आता। जितना पानी है वो पानी रहेगा, जितना मिट्टी है मिट्टी रहेगी, यानी कि, और वो उसकी एक कवरिंग है एटमॉस्फेयर से, ठीक। एटमॉस्फेयर में मेजर कंपोनेंट क्या है, एयर है, और एयर का कंपोजिशन क्या है, उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना है 23, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है जहाँ तक मुझे पता है, ओके। और बाकी और सारी छोटी छोटी जो ट्रेस गैसेस हैं, ये कंपोजिशन एयर का हमको ना एक क्विल्ट का काम करता है हमारे लिए, क्योंकि सन से जो लाइट आती है, पहला जो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करता है, और CO2 जो है, जो क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस है, वो गैस जिस परसेंटेज में है 0.03 में, वो हमारे को, जैसे हम लोग सर्दी में क्या करते हैं, रजाई ओढ़ते हैं ना, और ज़्यादा ठंड लगे तो क्या करते हैं, 2 रजाई ले लेंगे, ओके। सो ये एक ऐसा रजाई का काम करती है 0.03% CO2, जो हमको, जो अर्थ को जो एवरेज टेम्परेचर है वो 14 डिग्री बनाए रखती है, विच इज़ कंड्यूसिव फॉर दी ऑर्गेनिक लाइफ, ठीक है ना। एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो 14 डिग्री है, और जो कि लाइफ के हमारे सारे बायोलॉजिकल जो सिस्टम में जो टेम्परेचर चाहिए वो हम देखते हैं कि 10 डिग्री 7 डिग्री से लेके और 30 डिग्री तक का एवरेज टेम्परेचर है। इसके बाद अगर आप देखें, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, प्लांट सारे सूख जाते हैं, सो जो उनका मेटाबॉलिज्म है वो रिड्यूस हो जाता है। हम लोगों को भी लगता है ना गर्मियों में, बड़े लोगों को भी एसिडिटी हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, ओके। सो 0.03% अगर कम हो जाएगी CO2 तो क्या होगा, 14 डिग्री से टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, देन life also become a difficult,
एंड अगर वो 0.03 से बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वेट, नॉट ग्लोबल वार्मिंग होगी, तुमको क्या होगा? गर्मी लगेगी। दैट मीन्स आपने गर्मी में 2 और कंबल ओढ़ लिए, है ना। CO2 इज लाइक एक्टिंग एज ए ब्लैंकेट, और जितना परसेंटेज बढ़ता जाएगा उतना ब्लैंकेट मोटा होता जाएगा और आपको ज़्यादा गर्मी लगती जाएगी। सो यहाँ पे एग्जैक्टली यही हो रहा है, क्योंकि जो भी आज की तारीख में हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो कार्बन बेस्ड है। ओके, कार्बन बेस्ड मतलब कि कोयला जला के, या हम देखते हैं या पेट्रोलियम से, जिसमें कि जब वो जलता है तो वी आर एग्जॉस्टिंग लॉट ऑफ कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। जो 0.03 था, वी आर इंक्रीजिंग दैट। ओके, सो क्या होगा, हमको ये देखना है कि ये CO2 का लेवल ना बढ़े। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, ये आप देख रहे हैं कि 1750 एक बेसलाइन था, जब हम देखते थे कि एवरीथिंग वाज परफेक्ट। उस टाइम पे हम देख रहे हैं कि हम वी वर यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी, नो मोटर गाड़ी नहीं था, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलता ही नहीं था। हमारा जो प्रोसेस था वो भी सारा मतलब जो मैकेनाइज था, बट जो एनर्जी था वो हमारा क्या था? एनिमल एनर्जी था या हमारा मसल्स एनर्जी था। ओके, सो दैट टाइम देयर वाज नो चेंज इन CO2 लेवल। सो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया ना 16th सेंचुरी में, उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारा मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होने लगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा। जैसे आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो ना, वहाँ पे देखा है कितनी सारी चीज़ें रखी होती हैं, वो भी एक तरीके से कार्बन बेस्ड एनर्जी इस्तेमाल करके वो प्रोडक्शन किया है। ओके, तो अगर वो हमारा बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम CO2 ज़्यादा एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं, और हम जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग वाला जो फंडा है उसको और बढ़ाते जा रहे हैं। आर यू क्लियर ऑन दैट? हमें क्या करना होगा? हमें एनर्जी, या तो नया सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना होगा जो कार्बन बेस्ड नहीं है, जो कार्बन जला के नहीं आती। ओके, या अपना रिक्वायरमेंट या जो फालतू के जो काम है जिसमें बहुत सारा एनर्जी वेस्ट होता है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपके बर्थडे गिफ्ट की पैकिंग का दिया, वो करना हम छोड़ दें। ओके, नेक्स्ट। सो जब ये हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, हम कोल जलाने लगे थे, और कोल के बाद जब और एडवांस इलेक्ट्रिसिटी आई, और इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने देखा कि वो पेट्रोलियम का इस्तेमाल हम करने लगे। तो सारी चीज़ में क्या इस्तेमाल हो रहा है? कार्बन। और ये कार्बन नेचर ने हमको दिया नहीं था, पेट्रोलियम को उसने अपने अंदर छुपा के रखा था ना, कोल को भी। इट वॉज नॉट गिवन टू अस बिकॉज दैट वॉज द एक्स्ट्रा कार्बन विच वॉज, अगर वो सारा कार्बन बाहर आ जाएगा तो जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है वो बहुत पहले हो जाती। ओके, सो नेचर वॉज, यस, जस्ट वेट, नेचर वॉज हेल्पिंग अस, नेचर वॉज मेंटेनिंग दैट बैलेंस ऑफ एयर। आप सोचो कि जब से ह्यूमन लाइफ ओरिजिनेट हुआ अर्थ पे, और 1750 तक और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले तक जो एयर का कंपोजिशन है, इट वॉज सेम, इट वॉज नॉट चेंज, बट आफ्टर दैट इट हैज चेंज। ओके, आप लोग अभी आ रहे हो, व्हाई यू आर लाइक लिविंग द सीट एंड गोइंग आउट? अभी तो आप ब्रेकफास्ट करके आए हो, कोई नहीं जाएगा अभी। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सो उसका रिजल्ट क्या हुआ? मोर CO2, मोर मास प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम कहते हैं ना कि उसने हमको बहुत सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं दी, बट एट द सेम टाइम दिस इज द कंडीशन वी हैव क्रिएटेड। वेट, लेट मी फिनिश, आई विल कम टू योर क्वेश्चन। ओके, सो सबसे पहला असर क्या हुआ कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है, मिट्टी है, एयर है, सबका कबाड़ा हुआ। सेकेंड इज हमारा जो एयर, सॉइल, वाटर, लाइट पोल्यूशन, ये शहर की सिचुएशन में हम देखते हैं। देन हमारे फॉरेस्ट जो है वो कम हो गए।
जो कि अगेन वो क्या था कि अब पूरा जो आप हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे वो प्लांट्स इस्तेमाल करते थे, कार्बोहाइड्रेट बनाते थे, यानी कि कार्बन का एक बैलेंस मेंटेन करते थे एयर में। बट वो भी कम कर दिया, यहाँ से हमने ज़्यादा निकालना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, वो एटमॉस्फेयर में आ गई, विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी and result is the climate change and global warming. Okay, next. So this is the situation we are living in, this scenario nowadays. So more and more, we are heading toward a disaster in terms of not behaving properly, because ये जो अभी का जो it's not natural जो climate change है, because this has been proven by lot of scientific fact कि ये जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इट इज़ ए मैन मेड डिज़ास्टर। इट इज़ बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, यानी कि ह्यूमंस ने की वजह से वो हो रहा है। बट एक मज़ेदार बात ये है कि आदमी ने पूरा माहौल ख़राब करा पहले, ठीक है ना, लेकिन अभी वही सोच रहा है। जंगल में हम देखते हैं ना, डिस्कवरी आप सब लोग देखते हो, तो शेर बड़े ताक लगा के वो एक झुंड में अटैक करता है, तो सारे जानवर भागने लग जाते हैं, है ना, वो उनका नेचुरल बिहेवियर है कि कोई लड़ता नहीं है उससे, सब भाग जाएंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, एक खासियत है, उसमें रीजनिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो अपने इमीडिएट माहौल को बिगाड़ सकता है, संवार सकता है। तो पहले तो बिगाड़ दिया, लेकिन अभी सोच रहा है इसको ठीक करना है, ठीक है ना, उसको ठीक करना है। वो भी आदमी सोच रहा है, बिगाड़ा भी उसने, क्योंकि अगर मान लो जंगल में तो शेर राजा होता है, शेर तो बिगाड़ता नहीं है, एनवायरनमेंट तो नहीं बिगाड़ता वो कभी भी। हम जंगल में जाते हैं ना, हम सफारी के लिए जाते हैं, वहाँ पे पानी भी अच्छा है, बिल्कुल साफ़ सफाई होती है, वहाँ की एयर भी अच्छी है, वहाँ कोई सफाई वाला नहीं होता। लेकिन जंगल में आप देखते हैं हमको कहीं कूड़ा नहीं दिखता। लेकिन शहर में यहाँ इतने सारे एमसीडी और नोएडा के इतने सारे स्वीपर्स और सफाई वाले आते हैं, लेकिन फिर भी हर जगह हमको कूड़ा दिखता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है, जंगल में क्यों नहीं दिखता? बट लेट मी फिनिश। हाँ, तो हमारे को ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, और अगर ऐसे चलता रहा और क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये आदमी सोच रहा है ना, खराब किया, लेकिन और उसमें जो सबसे बड़ा रोल होगा वो साइंस और टेक्नोलॉजी का होगा। नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि जो एयर का जो कंपोजिशन है वो यही रहा जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, और ख़ासकर पिछले 50 सालों में ये कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, ठीक है। जिसमें एक डीडीटी का मॉलिक्यूल था, वो भी आपने देखा है कि वो तो बायो मैग्निफिकेशन होके हमारे ब्लड में आ गया है। माँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो उसमें भी ट्रेस जो है उसके मिल रहे हैं अभी जो, और प्लास्टिक है, एंड मोर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वी आर प्रोड्यूसिंग इन द नेम ऑफ न्यू मटेरियल। और सो दैट इज़ नॉट, आई थिंक वो हमें देखना पड़ेगा कि उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, जो चीज़ें अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि which are responsible in one way or the other for creating that scenario which is responsible for climate change. Okay, next. तो ये हम देख रहे हैं कि अभी क्या हुआ कि ये अर्थ का है कि हमने इतना ज़्यादा उसको परेशान कर दिया कि अर्थ जो है वो रो रही है। लेकिन नेचर बहुत पावरफुल फोर्स है, वो अपने आप को बैलेंस कर लेती है। हमने बोला ना कि जो फ्लड आते हैं या साइक्लोन्स आते हैं या अर्थक्वेक है, वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचर का अपना मैकेनिज्म है बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप नदी के किनारे अपना घर बना लेते हैं और बाढ़ आती है तो गलती नदी की नहीं है। नदी इनफैक्ट बाढ़ से आपको बहुत सारा जो सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल लेके आती है। इट इज़ डूइंग इनफैक्ट गुड फॉर यू, कि आप अगर उसमें खेती करेंगे तो बहुत अच्छा, बिना केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र डाले उसमें आपको अच्छी क्रॉप मिल सकती है। बट वहाँ पे तो हमने घर बना दिया अपने, फिर कहते हैं बाढ़ आ गई, हम डूब रहे हैं, हमें बचाओ।
सो वी हैव टू सी जो हमारा अर्बन प्लानिंग है, आप देख रहे हैं हर चीज़ें कैसे कनेक्टेड है। बहुत सारे लोग, आप लोग आर्किटेक्चर बनना चाहते होगे, टाउन प्लानिंग के बारे में जानना। सो टाउन प्लानिंग हैज़ टू बी डन इन सच ए वे कि जो नेचुरल चैनल ऑफ वाटर फ्लो है वो ना रुके, बाढ़ तो आएगी नहीं तो। ओके, सो अर्थक्वेक पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और अभी उसमें कोई साइंस भी नहीं बनी है कि जो प्रिडिक्ट कर ले। दे आर स्टिल, वी आर इन ए, आ गया उसके बाद ही हम लोग कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, बट वोल्केनो इरप्शन का हमारे पास वो कब एक्टिव होगा वो कुछ एस्टिमेट हम कर सकते हैं, बट ये यहाँ पे हमने ये बताने की कोशिश की कि अर्थ ने हमने अर्थ को रुला दिया। ओके, अब उसको गुस्सा आया तो उसने कोरोना जैसा वायरस जो है वो प्रोड्यूस कर दिया। अब आप सब भाग रहे हैं और हम लोग अंदर थे, पूरा वाइल्ड लाइफ बाहर घूम रहा था। तब नोएडा में तो बहुत सारे नीलगाय, फॉक्स और जैकॉल यहाँ पे दिख रहे थे, और एयर जो है वो इतनी प्योर हो गई थी कि आप देख रहे हैं कि आपको 100-200 किलोमीटर का सीधा आप देख सकते थे, है ना। जलंधर से धौलाधार रेंज दिख रहा था जो कि वहाँ से 300-350 किलोमीटर दूर है। सो यू कैन इमेजिन कि नेचर ने हमको एक झटका दिया समझाने के लिए, सुधर जाओ नहीं तो ऐसी चीज़ें और होने वाली है। ठीक है, और पता है कितने लोग मरे हैं पूरी दुनिया में ये वायरस से? कितने सारे लोग मरे हैं। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी भी जो वैक्सीन है वो सही है गलत है, कितनी इफेक्टिव है अभी डाउटफुल है। हाँ हो रहा है, जिनको 3 लगे हैं उनको भी कोरोना हो रहा है। हाँ ओके, सो अर्थ जो है बहुत पावरफुल है, वो हमको एक लेसन सिखा देगी अगर हम अभी नहीं सुधरेंगे तो। साइंटिस्ट अपने आप में एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, बट एज ए सिटीजन वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नाउ। फालतू के काम ना करें, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको ना खरीदें। हाँ, मॉल अपने आप वो मार्केट करना बंद कर देंगे, क्योंकि वहाँ आप देखते हैं ऐसी चीज़ें सजाई जाती हैं कि जो चीज़ आपको लेनी भी नहीं होती वो भी आप ले आते हो। होता है ना ऐसे? आप देखो कि पूरा जो वो का ट्रॉली लोग भर के लेके जाते हैं, और फिर एक सर्वे आप करके देखो कि जो सामान लेके जाते हैं क्या वो उसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। ठीक है ना। सो नेक्स्ट ओके, सो ये जैसे मैंने कहा कि मैन वॉज द डिस्ट्रॉयड बट इट इज़ अ सेवियर ऑल्सो। नाउ ही इज़ थिंकिंग कि भाई हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर 20 साल और हमारा ये पैटर्न रहा, जिस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, कार्बन बेस्ड एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, देन वी विल बी एट ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, देन देयर विल बी ए डूम्सडे। वो होगा ही होगा। और फिर कोरोना से तो अभी इतने उसके सामने कुछ भी मतलब डेथ्स नहीं हुई हैं, जो तब ये होगा। नई बीमारियां होंगी, भूखमरी होगी, हाँ, सोशल डिसऑर्डर होगा। दिस ऑल बिकॉज ऑफ ये जो चेंज जो हो रहा है, ये जो स्टेबिलिटी थी प्लेनेट अर्थ की, वो जो डिस्टर्ब हुई है, और उसको डिस्टर्ब करने वाले कौन है? हम ही लोग। बट नाउ वी आर थिंकिंग टू स्टेबलाइज दैट अगेन। हाउ? विल कम टू दैट। नेक्स्ट Experiment done by the Chinese, which actually made a change on the Earth's rotation. So recently, this one Chinese experiment was done, which made the Earth to actually have a small break in its rotation. I think no, not possible, because that much force. You have to create that much force. Okay. They might have done an experiment in a controlled condition. उसका जो कहें कि extrapolation है वो ये हो सकता है. Okay, so give me that reference only, because अभी I have not gone through, so I cannot make any comment on that. Okay, so now हाँ, आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा खड़े होके बोलो। हाँ हाँ, वो एक मिनट पीछे जाना जरा, इसमें वो तो नहीं होगा, वो अलग इशू है।
डायनासोर्स का जो देखो ऐसे है कि जैसा ही था कि वो प्लांट्स का फर्स्ट सेल बना था तो वो दे एब्जॉर्ब ऑल द दे took a lot of carbon dioxide from the environment और कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट खत्म हो गया था तो उससे वो आइस एज आ गया। दिस वो होगा ना, जैसे CO2 अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, वही होगा ना। सन का जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि लुक एट द कार्बन इज़ मेनली द कल्प्रिट और बेनिफिट वो क्या ना बेनिफिटर ऑल्सो। अगर कार्बन कम है तो क्या होगा, डिमिंग होगी, ठंडे हो जाएंगे हम। ज़्यादा होगा तो गर्मी हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, उसी को कंट्रोल करना है। यस यस यस, बट वो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि ये पीरियडिकली ऐसे होता है, सो इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। आई थिंक देर आर हम जो किट में डिस्कस करेंगे ना उसमें ये पॉइंट दिया है। हाँ, ये आइंस्टाइन ने बोला था कि क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नेचर ही हमेशा बहुत चीज़ों को बैलेंस करती है, और जब आप उसको गुस्सा आता है तो कोरोना जैसा वायरस भी पैदा कर देती है, जिससे कि चीज़ें कंट्रोल हो जाए, हमको अकल आ जाए। तो कुदरत की जो रिदम है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और आइंस्टाइन ने कहा था कि कुदरत जो है ना, आप लूडो खेलते हो ना, वो डाइस प्ले नहीं करती कि ऐसे कुछ फेंका और 2 और 2 कभी 5 आ गया। वो बहुत सोची समझी चाल होती है, उसके हर चीज़ में बहुत परफेक्शन है। इज़ द बिगेस्ट साइंटिस्ट, बिगेस्ट आर्किटेक्ट, जिसने हर चीज़ को इतना परफेक्टली डिज़ाइन किया है। उसको अगर हम समझ लें तो ये जो प्रॉब्लम अभी हो रही है ये थोड़ा कम हो जाएगा। एटलीस्ट हम उसको उस लेवल पे फ्रीज़ कर सकते हैं जो आज की तारीख में हमारा CO2 लेवल जो है, ठीक है ना। उसके लिए क्या है कि जो भी गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर का फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो गैसेस इस्तेमाल होती थी वो चेंज हो गई हैं। अभी AC में भी अब दूसरी गैस डाल रहे हैं विच इज़ नॉट कॉजिंग ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट, सो कुदरत के पासे नहीं फेंकती है, उसको हमको उसमें एक सोची समझी चाल होती है, उसको समझ लें तो ये जो दिक्कत है, ये जो डेवलपमेंट की दिक्कत है, ये जो इन्वायरमेंट की दिक्कत है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। हाँ चलिए, और हम लोग उसको साइंस से जोड़ते हैं। व्हाट नेचर और साइंस में क्या कनेक्शन है? नेचर मीन्स पूरा यूनिवर्स, एंड एंटायर यूनिवर्स इज गवर्न बाई इन ए वेरी ऑर्डरली वे। वहाँ पे एनार्की नहीं है। सूरज बेचारा सुबह रोज उठता है, शाम को इधर चले जाता है, उसमें कोई चेंज आया है? नहीं आया ना। और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कब सनराइज होगा, कब सनसेट होगा। और अर्थ है कितना, 365 दिन में उसका चक्कर लगाती है, ठीक है। अपना रोटेशन रिवोल्यूशन 24 आवर्स का है उसका, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ओके, दिस ऑल, ये मैन मेड तो नहीं है, दिस ऑल आर नेचुरल। सो व्हाट इज साइंस नाउ? Science is the entire universe is governed by some law, and finding those law through method of science is known as science. साइंस में हम क्या करते हैं, और फिर जो हमको वो लॉ मिला उसको हम इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए तो क्या होगा कि नेचर को समझना, नेचर हमको क्या इशारा कर रही है, वो हमें समझने का एक सेंस हमको डेवलप करना पड़ेगा, अगर हम सस्टेनेबिलिटी इस प्लेनेट अर्थ की इंश्योर करना चाहते हैं। नेक्स्ट। ओके, सो ये तरीके होते हैं आज की तारीख में जो हम साइंस, जिसको हम साइंस कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। अब एक सस्टेनेबल डिज़ाइन की हम बात करते हैं कि अगर हमको प्लेनेट की जो सस्टेनेबिलिटी है, CO2 लेवल अगर नहीं बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। नेचर हमको इंस्पायर कर रही है कि हमारे जो बिल्डिंग्स डिज़ाइंस है, जिसमें हम देखते हैं कि हम चारों तरफ से उसको बंद कर देते हैं, नेचुरल लाइट का प्रोविज़न ही नहीं है। लाइक दिस बिल्डिंग, ओके, इस बिल्डिंग में नेचुरल लाइट का कोई प्रोविज़न नहीं है। इफ़ यू हैव क्लोज द डोर, दैट मीन्स वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल लाइट्स, और इस आर्टिफिशियल लाइट का जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी है, एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है बनने का वो क्या है,
बर्निंग ऑफ कोल। अभी दिल्ली में वो बोल रहा था ना, दिल्ली में क्राइसिस होने वाला है, कोल ख़त्म हो गया था तो बिजली नहीं बनेगी। एंड बाय बर्निंग कोल वी आर अगेन एडिंग CO2। तो कैन वी लुक एट दिस पिक्चर, ये किस चीज़ की पिक्चर है? दिस इज ए फ्लावर ऑफ ऑनियन फ्लावर है ये, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें, ये स्टिल इट इज डूइंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है? लाइट ज़रूरी है। तो इसका डिज़ाइन आप देख रहे हो नेचर ने कैसे बनाया है कि सूरज अगर ईस्ट से निकले तक, वेस्ट तक जब तक सेट होगा, दिस फ्लावर इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग ए लाइट फ्रॉम ऑल एंगल। So that means photosynthesis on रहेगा। So that is the design is such which is utilizing the sun energy optimally। So हमारा जो green buildings के designs हैं, नोएडा में बहुत सारी buildings हैं which are called green buildings, they are using this principle। अगर आप हिल एरिया में जाओगे तो वहाँ तो बहुत सारे जो ग्लास की बिल्डिंग बनती हैं, वो they are based on this concept। Okay, next। And now using that material very conservatively, law of mass conservation आपने सुना है, हाँ। So वो उसका application you can see here in design। This is a cactus। आप cactus में ये जो इसका कांटा है उसमें एक पैटर्न देख रहे हो कि जहाँ पे लंबा वाला कांटा है उसके ऊपर 4 छोटे कांटे नहीं हैं, and this is the pattern। तो इसका मतलब क्या है? इस कांटे का फंक्शन क्या है इस प्लांट के लिए? प्रोटेक्शन, ठीक है ना, कि उसको कोई खाए ना, जो निबलिंग एनिमल हैं बकरी जैसे, वो इसको खाए ना, ठीक। तो अगर अब आप देखो कि अगर साइड से अटैक करेगा तो बड़ा वाला कांटा है, ऊपर से अगर वो खाने की कोशिश करेगी तो 4 छोटे कांटे हैं। सो दैट मीन्स उसने अपना एक प्रोटेक्शन डिवाइस बना लिया। बट अगर ये दोनों स्ट्रक्चर दोनों तरफ होते तो क्या होता? दैट मीन्स द मोर मटेरियल इज रिक्वायर्ड। बट नेचर ने कितना स्मार्टनेस किया है, मिनिमाइज मटेरियल को किया है और उसकी जो यूटिलिटी है उसको ऑप्टिमाइज किया है। सो व्हेन वी आर डूइंग एनीथिंग, आई थिंक वी यूज दैट। हम लोग खूब सारा ले लेते हैं फिर फेंक देते हैं। सो हियर दैट स्मार्टनेस वी लर्न फ्रॉम द नेचर, हाउ ब्यूटिफुली, हाउ कंजर्वेटली, कंजूसी से वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो हमें अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए एंड देन बिफोर यूजिंग एनी मटेरियल। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया आपके बर्थडे गिफ्ट्स का, ठीक है ना, उसमें वो मटेरियल तो आपने फेंक दिया, बट हियर लुक एट दिस नेचर, हाउ स्मार्टली, ब्यूटिफुली, एस्थेटिकली इट इज़ यूटिलाइजिंग दैट मटेरियल। नेक्स्ट, दिस ऑल एक्सरसाइजेज आर reduce your carbon footprint, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट आई थिंक आगे और आगे, या और आगे चलो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट थियोरेटिकली अबाउट अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, रीजन और क्या हम कर सकते हैं। ओके, अब क्लियर हो गया। क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? ह्यूमन। तो एक ह्यूमन की एक्टिविटी से हुआ ना, बट वो कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है? इंक्रीजिंग द कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। वो किसी भी कारण से हो, बर्निंग फॉसल फ्यूल हो, पेट्रोल का हो गया, और आपका कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हो गया, एनीथिंग विच वी आर डूइंग in such a way which enhances, increase the CO2 level into the atmosphere, वो एक्टिविटी हमारी जो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ट्रू, fossil fuel क्या है? This was the fuel which has been entrapped inside the earth. So that means learning is what? Nature don't want to give us that fossil fuel, है ना, क्योंकि वो सारा कार्बन, एक्स्ट्रा कार्बन which could disturb this CO2 this air composition,
वो उसने सारा अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है नेचर ने। बट हम क्या कह रहे हैं, वी आर सेइंग वी आर ए मोर डेवलप्ड, हमारा ब्रेन है, हम उसको निकाल रहे हैं। ओके, तो रिजल्ट क्या हो रहा है, वी आर पंपिंग मोर CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर which is disturbing the composition of air, which in turn resulting into entrapment of more heat because of greenhouse effect. Okay, तो हमारे को CO2 पे फ्रीज करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट, कि हम जो भी काम करते हैं उसमें देखना होगा कि जो एनर्जी इस्तेमाल करी है वो कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, और उसको कैसे हम मिनिमाइज करें, सो दैट वी हैव टू रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट। दिस इज वन लेसन विच ऑल ऑफ अस विल बी कैरिंग फ्रॉम हेयर, कि जो भी हम काम करेंगे हमको देखना है कि हम CO2 का लेवल कहीं बढ़ाने के लिए हम तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा सारा इंडस्ट्रीज यही कर रहा है। इसीलिए अभी वी आर टॉकिंग अबाउट अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले हम फ्लोरोसेंट ट्यूब लगाते थे, उसमें क्या है, आइदर वी इंक्रीज द एफिशिएंसी और ऑल टुगेदर यूज न्यू काइंड ऑफ एनर्जी। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी इज बिल्कुल क्लीन एनर्जी है, उसमें कुछ वेस्ट नहीं बचता है। देयर इज़ नो एक्सेप्ट उसका जो डेंजर है वो तो है एक्सीडेंटल, बट अदरवाइज इट इज़ ए बेटर ऑप्शन देन द फॉसिल फ्यूल। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सो ये और आगे चलो, और आगे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। हमारे देश में एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है एक, मेघालय में। ओके, वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला था। एक मिनट और आगे चलो, और आगे। हाँ, ये लिविंग ब्रिज है। दिस इज अ लिविंग ब्रिज मेड ऑफ ट्री। यू हैव गॉन देयर one by one. Yes. Which place? It's a living bridge, and it's more than 150 years old. This is a living heritage. Okay, so and the best part of this bridge is कि flood में ये टूटता नहीं है. Okay, so this kind of bridge has now given a new dimension in bridge construction, in the material also. Okay, so just again to maintain that stability, sustainability, and to prevent that climate change and global warming. Next, आगे आगे चलो, आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। ये एक विलेज है जहाँ पे ये मेरे को वो मिला था, ये मेघालय में है, मैवलोंग विलेज, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। ओके, यहाँ पे क्या किया है कि सारे लोगों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया हुआ है कि वहाँ पे कोई जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको हम ऐसे नहीं फेंकेंगे। देयर इज़ ए सेग्रीगेशन है, कलेक्शन है, सेग्रीगेशन है, एंड देन देयर इज़ ए मैकेनिज्म टू डिस्पोज ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट आगे चले। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कागज़ या कोई प्लास्टिक मटेरियल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सो दिस इज़ द वे, जो हमारे उनके कंटेनर हैं, वेस्ट जो बास्केट हैं, दैट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, वो लोहे का प्लास्टिक का नहीं है। ओके, सो दिस इज़ द वे इट इज़ सेग्रीगेटेड, कलेक्टेड एंड सेग्रीगेटेड। देख रहे हैं आपने, एक टोकरी में जो मटेरियल है वो बायोडिग्रेडेबल है, दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कम। सो दिस इज अगेन यू कैन सी, नेक्स्ट 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 और आगे। इवन जो वहाँ पे बेंचेस हैं, शॉप देख रहे हो, दिस इज ऑल मेड ऑफ बैम्बो, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, नो सीमेंट, नथिंग हैज़ बीन यूज्ड इन दैट। ओके, इवन हाउसेज आर लाइक दैट। आप बोलोगे हम झुग्गी में रहेंगे क्या? But if we have to save the planet, if we have to save ourselves, I think we have to adopt these measures. वो गांधी जी जो बोलते थे ना, simple living and high thinking, I think now it is very very relevant. We all have to be next. Yeah. So और आगे चलो. So this bridge is now being maintained by the villagers. आप जैसे बच्चे हैं जो हर घंटे में दो घंटे के लिए एक बच्चे की ड्यूटी लगती है वहाँ पे पूरा दिन में,
So they are contributing to maintain that bridge. आगे चलो, आगे आगे. So ये you can see they are all kids are very happy. They don't have high gadgets like you people, but still they are very happy. They are enjoying life much better way than us. Okay. Next. So this was Alvin in red t-shirt. So this was at that time he was on duty. So why? So not more than 2 people are allowed to walk over the bridge at a time, just to see that. And you cannot carry much load on you like this. So this is the way, because now it become a World Heritage kind of thing. People from across the world are coming to see this kind of structure, this bridge, and it is necessary to maintain that. So you can also devise in your housing, group housing societies or a place where you are living to reduce your carbon footprint as a community. Just wait. Next. Okay. So this is again the market, where everything was available which is required by human beings, not from the shopping malls. You can see there is no packaging material which goes waste, which is non-biodegradable. Everything is natural here. So be natural. Whatever you are taking from the nature, you should see before you are using it that it should go back to nature. Okay. Otherwise, we are heading towards the doomsday. Yes. Okay. So this is from Gujarat. Again, you can see the happiest community. Okay, living in a natural way. Next. Okay, next. Okay, so now look at, I'm just ending here this presentation. Look at this coconut and this vegetable seller. हम लोग इनसे चीज़ें नहीं खरीदते हैं. We go to the shopping malls. Okay, so we have to give some support to them by buying the product from these people. Next. अब ये देख रहे हैं, this is a coconut. Previous slide में जाना. Previous. हाँ. Now, suppose if you buy a coconut, for a tender coconut, why don't you buy from that kind of person? Why we want like it is nicely packed in a non-biodegradable material? Where we are paying more, because this man was selling it for 30 or 40 rupees. Next slide. This coconut, it was around 90 or 100 rupees. Only by putting this net on that, which has no utility at all. Okay, so just think, if we have to save this planet Earth, we have to save us from this disaster of climate change and global warming, we should try to imbibe those things in day-to-day practices. कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले सोचना है कि ये इसको जब हम फेंकेंगे तो इसका क्या हश्र होगा, ये इधर ऐसे ही तो नहीं पड़ी रहेगी. अगर बायोडिग्रेडेबल है तो उसको खरीदना है या उसका कुछ अल्टरनेट आपको करना है. ओके, सो विल टेक 2 minutes break or 2 questions and then we'll come to for more understanding of climate change and global warming with the help of this kit, where there are some activities, there are certain concepts which has been explained, which we'll try to do together. Okay? Yes. Yeah. Sir, I want to ask that you showed us the cleanest village in Asia. So, in that village, is plastics used, or they use only paper like things? Yeah. No, there are shops which are selling those fruit, canned fruit and juices and all that, but they have a provision to collect that. Means like they have devised a system to dispose of them. They are not lying in the field. Okay. Sir, and then I have one more doubt that so what is the use that if we just cover a coconut with some net thing like this packaging, so why does the rate is higher than the packaging? I don't know.
आई एम आस्किंग यू दिस थिंग, जस्ट ओनली मेक इट मोर प्रेजेंटेबल। वो उसकी शक्ल थोड़ी अच्छी हो गई, बस यही है ना, उसको मेकअप कर दिया। हमने यहाँ पे क्या क्या बातें करी थी कि हमारा प्लेनेट अर्थ और यूनिवर्स में हमारी क्या सिचुएशन है, और कैसे हमारा जो क्लाइमेट है वो बना, और कुछ चीज़ों को समझने के लिए हमने इसमें कुछ मटेरियल दिया है, जैसे कि ये बैलून देख रहे हो, है ना। अब उसमें था कि जब बिग बैंग हुआ तो स्पेस और टाइम की शुरुआत हुई, और अभी भी जो हमारा स्पेस है वो एक्सपेंड कर रहा है, गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। वो कैसे हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, उसके लिए ये बैलून देख रहे हो आप, ये जो स्पॉट्स हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट गैलेक्सीज। तो जब यूनिवर्स एक्सपेंड होता है तो गैलेक्सी भी दूर जा रही हैं। व्हेन यू लाइक ब्लो द एयर इनटू दैट, आप देख रहे हो कि वो जब हवा कम है तो ये पास में आ रही है, जब हवा डाल रहे हैं तो ये दूर जा रहा है। तो जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट आइडिया हाउ द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एंड गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, दूसरे इसमें मेरे ख्याल से 10 या 11 एक्टिविटीज है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द आवर यूनिवर्स एंड व्हाट आर द फैक्टर जो जियोलॉजिकली विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, second is weather, climate and climate change। so इसमें हमारा जो मौसम का और जलवायु का जो डिफरेंस है वो, और उसके लिए देयर इज ए थर्मामीटर कि एक दिन में आप, जस्ट लिसन इट टू मी, ये थर्मामीटर है। अगर इसको दिन में हम देखते हैं कि कितना वेरिएशन एक दिन में हमारे एक दिन में होगा 12 घंटे में, सो यू कैन नोट डाउन द रीडिंग एंड यू कैन मेक ए स्मॉल मिनी वेदर स्टेशन एट योर होम। यस, इट इज ए अल्कोहल बेस्ड, सो ऊपर नीचे आएगा। यू फिक्स अप द टाइम कि सुबह 8 बजे देखना है, फिर 9 बजे देखना है, एंड देन यू कैन प्लॉट ए ग्राफ, उससे पता लग जाएगा वेरिएशन का। ओके, सो by through this you will understand the difference between weather and climate. Okay, and what is climate change. Then third part में जो causes हैं क्लाइमेट चेंज के वो आपको पता लगेंगे। इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन और एक्टिविटी शीट्स हैं जो विजुअली आप लोगों को समझा देंगे। अगर आप छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं, इवन देन with the help of this activity और information you can understand कि causes क्या है और उसका नुकसान क्या हो रहा है, उसका impact क्या हो रहा है। जो impact हमने कहा था कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, नई बीमारियां आएंगी, हाँ, एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना होगा, ग्लोबल वार्मिंग रिफ्यूजीज जैसा कॉन्सेप्ट है वो आएगा। सो या, और लास्ट में जैसा मैंने तुमको बोला था कि क्लाइमेट चेंज इज नाउ ए रियलिटी, अभी हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। तो कैसे हम उस चेंज को अडॉप्ट करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे, सो दैट कि हमारा लाइफ जो है जैसे कोरोना टाइम में हुआ था उतना बेकार, अनप्रोडक्टिव या कहीं कि उससे बेटर हो। क्या रिसर्च हम लोग करेंगे कि हमारा जो एग्रीकल्चर में जो हमारे क्रॉप्स हैं उनका क्लाइमेटिक जो क्लॉक है वो छोटा हो जाए या चेंज हो जाए, या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके साथ एडजस्ट हो जाए। ओके, सो ये इसमें अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन की क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम कैसे करना है, वो सारी बातें मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन में कहीं पे आप लोगों को बताई हैं। सो व्हेन यू विल रीड दैट, यू विल डू द एक्टिविटी, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्यों हो रहा है, और उसके जो असर है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और या जो अभी हो गया है उस बदलाव के साथ हम कैसे रहेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है ना, हमको अपने कपड़े जो है शायद उस तरीके से पहनने पड़ेंगे। ओके,
हमारे जूते भी बदलेंगे, हमारा खाना भी बदलेगा। ओके, सो ऑल दैट थिंग इज इन दिस। ओके, सो आई होप जो हमने बात की वो आपको समझ में आ गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं। वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, कभी कभी खेल में सिखाते हैं, कभी जब बच्चे शैतानी करते हैं तो कभी कभार रूडली समझाते हैं, लेकिन अच्छे से समझाते हैं, सब समझ में आता है।